Good morning, students. Again, we resume with our poetry, The Hope. Once again, a short review of the poem. Again, line by line description. Poem Hope. Hope is given different names. उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं. Some call it expectation. कोई उसे उम्मीद बताता है. Others term it future relevance. कुछ उसे भविष्य से संबंधित बताते हैं. Some others think a measure of benefication. कुछ उसे उपकार का किया हुआ एक कदम मानते हैं. To me, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है पोएट की. To me, hope is creation of soul. वो अपनी आत्मा का सृजन है. That makes us feel pleasuresome. जो हमें खुश कर देती है जब हमारी होप पूरी होती है. एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो. और हमें जोश बढ़ जाता है, हम खुश हो जाते हैं, हमारे चमक आ जाती है और हम खुशी से उछलने लग जाते हैं. इन पार्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. भूतकाल में भी हम अपने आप को क्यों अभी तक बचाए रखा है? क्योंकि वो होप थी, आशा थी. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. और इसी उम्मीद के कारण, इसी उम्मीद से, इसी कोशिशों से हम भविष्य का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. हम चाहते हैं ना, कभी कोई काम करना चाहते हैं तो उम्मीद क्या लगाते हैं कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा. जाएगा, गा मीन्स फ्यूचर. तो भविष्य का अंदाज़ा भी हम इस उम्मीद से ही लगाते हैं. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. उम्मीद जो है हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है. जैसे मैंने बताया था किसान का उदाहरण कि अगर बारिश नहीं आती है तो किसान खेती करना बंद नहीं करता है, वो उम्मीद नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको पता है एक न एक दिन बारिश आएगी. सो वो अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देता है. एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट. और हमको शांत और खामोश कर देता है. अब यहाँ से एग्जाम्पल आ गया था, पहला आया था पक्षी का. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप जो है वो पक्षी को उड़ाती है. उड़ाती क्यों? पक्षी उड़ता है, क्यों उड़ता है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस. अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए. लेकिन उसके साथ उसकी एक और उम्मीद जुड़ी होती है कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल फॉर टू बिल्ड देयर होम्स. अपना घर बनाने के लिए. फिर कली के बारे में बताया था. इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. वो कली ही है जो ये सोचती है कि मैं खिलूँगी, मुझे कोई देखेगा, और वो डाली पर खिलती है. वो उम्मीद से खिलती है. देन उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल था ट्रीज़ का. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप. पेड़ जो हैं वो इस आशा में अपने पत्ते गिरा देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडेड विद ग्रीन ह्यूज. कि एक दिन वो हरे पत्तों से आच्छादित हो जाएगा कि आज तो मैं पत्ते गिरा दूंगा, पके हुए, पीले, सूखे हुए. तो एक दिन उम्मीद कौन सी है कि इनको ज़रूरत नहीं है, उम्मीद ये है कि नए पत्ते आएंगे. सो दैट वन डे इट विल बी लेडेड विद ग्रीन ह्यूज. हो गया. नेक्स्ट, होप एनलाइटन्स द लाइव्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स. तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उदासी भरे पल आते हैं. जो होप होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है, वो उसके अंदर जान फूंक देती है, उसको जागृत कर देती है. हम अपनी नाकामी से जब नाकाम हो जाते हैं तो थोड़ी देर नकारात्मकता आती है, थोड़ी देर तो होता है कि कोई काम नहीं होता, थोड़ी देर हमको निराशा होती है, लेकिन फिर अचानक उम्मीद जगती है कि नहीं, ये काम हो जाएगा. तो वो दैट एनलाइटन्स, हमारे अंदर से उम्मीद जगाती है, रोशनी जगाती है कि हमारे काम हो जाएंगे. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड द वार्मथ. और एक बार जब हमारी उम्मीद जग जाती है तो हम वापस गर्म जोशी से काम करते हैं और हमारे अंदर ताजगी आ जाती है, हम तरोताज़ा हो जाते हैं. ऑफ द डेज अहेड, कि हम आने वाले दिनों में कैसा काम करेंगे. कंटिन्यूस आप नकारात्मक हो जाएंगे. आप देखते हैं कि किसान, मैं वापस उदाहरण दे रहा हूँ, किसान आकाश की तरफ देखता है, कोई बादल नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हल जोतता है, थकता है, हल जोतता है, थकता है, हल जोतता है. लेकिन इसी थकावट में कहीं उसको काला बादल नज़र आ जाएगा तो उसकी उम्मीद जग जाएगी, वो जोश भर जाएगा, वो ताज़ा हो जाएगा, उसकी थकान चली जाएगी और वो एक बार पुनः अपना काम जोश से करेगा. सो ऑफ द डेज अहेड, होप मेक्स लाइफ गो ऑन. और इसी उम्मीद से ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है. आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगा करके भविष्य का आकलन करते हैं. लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. और जीवन जो है
वो चलता है, उत्पन्न होता है, जीवन उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहे हैं ये फंक्शन कॉल्ड होप, कि जिस दिन हमारे जीवन हमारे अंदर प्राण आ जाते हैं उसी दिन से उम्मीद, आशा हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। जैसे होता है ना, स्विच दबाते ही पंखा शुरू हो जाना, तो जैसे ही एक बच्चे में पैदा होता है उसमें प्राण आते हैं तो उसके साथ आशा भी उसी के अंदर बीज के रूप में अंकुरित होती है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। और आशा क्या है? ये प्राइम का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में सबसे अच्छी उत्कृष्टता है। छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, मैंने पहले एक उदाहरण दिया था आपको बच्चे का, देखिए यहाँ पे लाइन लगा गई, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिस दिन एक आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से वो अपने होप को पूरी करने के लिए, उम्मीद को पूरी करने के लिए मास्टरी, एक्सीलेंस गेन करता है। कैसे बताया था मैंने आपको कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, हिज आइज इज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद है, कांट इवन टच हर मदर, लेकिन देन ऑल्सो इट क्राइज, वो रोता है और उसकी उम्मीद पूरी हो जाती है। उसकी उम्मीद क्या होती है कि मेरी माँ के पास जाऊंगा, और माँ उसको गोद में उठा लेती है। सो बाय दिस वे द राइट फ्रॉम द डे द वन इज बोर्न द होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, वो उसी दिन से उस आशा को पूरी करने की श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। So this was the poem Hope. Tomorrow we will read the theme and important questions of the poem. Till then, again go through the poem and try to revise it. Okay, thank you. बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। SN1 एंड SN2, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म। फिर इनकी एग्जांपल्स, SN1 और SN2 रिएक्शन से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो पोटेशियम साइनाइड है उससे रिएक्शन करके कोई भी हेलो एल्केन एल्किल साइनाइड बनाती है, और अगर हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं। ये देखिए आप, एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम KCN से कराते हैं तो साइनाइड फॉर्म होता है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये क्यों फॉर्म होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो KCN है वो आयोनिक कंपाउंड है और AgCN है वो क्या है, कोवेलेंट यानी सह संयोजक कंपाउंड है। तो जो एल्किल हैलाइड है वो साइनाइड के साथ रिएक्शन KCN के साथ रिएक्शन करके साइनाइड फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि KCN आयोनिक कंपाउंड होने के कारण जब बॉन्ड टूटता है तो K+ और CN- यानी नाभिक से ही क्या बनता है, साइनाइड। तो C पे क्या आता है, माइनस, तो अटैक करने के लिए साइनाइड का यानी कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। जबकि AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर हम इसको साझा करते हैं, साझे वाला बॉन्ड है, अगर ये टूटता है तो ये ऐसे अलग अलग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, साझे वाले में क्या होता है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो कार्बन से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है। तो इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम साइनाइड में से क्या कर रहा है, कार्बन एटम करता है, जबकि साइनाइड में AgCN में कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का काम नाइट्रोजन एटम करता है, इसीलिए एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं। तो एग्ज़ाम में कंप्लीट द रिएक्शन में अगर KCN लिखा है तो आपको क्या बनाना, RCN बनेगा, और अगर RH + AgCN लिखा हुआ है तो देखिए आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, और कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है। कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अगर KCN दे रखा है तो आपको साइनाइड बनाना है, और अगर एल्किल हैलाइड के साथ AgCN दे रखा है
तो आपको X हटा के NC लिखना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे KCN लिखा हुआ है तो X हटा के CN करना है, और यहाँ पे अगर AgCN है तो X हटा के NC लिखना है, N से जोड़ना है आइसोसाइनाइड। अब जैसे हमने पढ़े थे कि एल्किल साइनाइड भी आगे रिएक्शन करके अगर हम उनका पार्शियली जल अपघटन करते हैं तो एमाइड फॉर्म होते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है, और अगर हम पूर्ण अपचयन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है। वैसे ही अगर एल्किल आइसोसाइनाइड का हम रिडक्शन कराते हैं यानी अपचयन कराते हैं तो उनका अपचयन कराते हैं तो क्या बनती है, प्राइमरी एमीन। जबकि आइसोसाइनाइड का अपचयन कराते हैं, ये भी रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। मेंडियस रिएक्शन कभी भी जो उस पर रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम रिडक्शन में कोई भी आइसोसाइनाइड और रिएजेंट क्या ले रहे हैं, सोडियम प्लस एथेनॉल लेते हैं, तो वो रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। अगर एग्जाम में आ जाए मेंडियस रिएक्शन तो आप ये भी दे सकते हो और आप ये भी दे सकते हो। ये रिएक्शन भी 4H की प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 4H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और वो भी 4H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। लेकिन वहाँ पे प्राइमरी एमीन बनती है, यहाँ पे सेकेंडरी बनती है। कैसे बनती है मैं अलग से आपको समझाऊंगी। और अगर इसका पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो वहाँ बनता है एसिड, जबकि यहाँ पे क्या बनती हैं, प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है। आपको देखिए, अगर RNC, ये कैसे बना RNC, RX की रिएक्शन किससे कराई, AgCN से कराई, तो क्या बना RNC प्लस AgX। अब RNC की रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो H2O की प्रेजेंस में जल अपघटन होता है। क्या बनता है, एक, जितने भी R लोगे, अब R का एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया CH3 CH2 और ये देखिए NC। मान लो एथिल आइसोसाइनाइड है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो ये जो H है इसमें क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन बनता है। जितने कार्बन लेंगे उतने कार्बन का, तो पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन। जो H है वो यहाँ आके जुड़ जाता है, ये बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये कार्बन निकल जाता है और फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस क्या बनता है, 2H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और फॉर्मिक एसिड बनता है। और अलग से देख लीजिए आप, ये देखिए CH3 CH2 क्या बन गया, 2H2O HOH HOH। ठीक है, दो है तो ये C है, एक बनेगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक तो बन गया फॉर्मिक एसिड, कहाँ से बना, ये तो C और HCOOH। ठीक है, ये बन गया आपके HCOOH। ये काम आ गया आपके, बचे क्या, 2H, और ये 2H किसके साथ जुड़ जाते हैं, एमीन के साथ। यानी क्या फॉर्म करते हैं, जितने कार्बन का हम आइसोसाइनाइड लेते हैं उतनी ही कार्बन की हमको क्या मिलती है, सेकेंडरी एमीन बनती है। तो एक यहाँ जुड़ा N के साथ, तो ये आपके क्या बन गई, जल अपघटन करने पर क्या बन गई, प्राइमरी एमीन। तो ये आपके प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। तो CH3CH2 क्या बन गया, NH2। यानी कि किसी भी एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करते एसिड फॉर्म होता है, और अगर हम आइसोसाइनाइड का जल अपघटन करते हैं प्राइमरी एमीन बनती है। अब देखिए आप, अगर मैंने इसका क्या कराया, अपचयन। अपचयन में देखिए कोई भी RX ले लीजिए, CH2NC, अपचयन 4H की प्रेजेंस में होगा, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ
एक H यहाँ और एक H यहाँ, यानी क्या बनेगी? सेकेंडरी एमीन। तो कोई भी एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है, और अगर किसी भी एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन कराते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? सेकेंडरी एमीन बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन कंप्लीट करने में आ सकती है। वैसे तो ये चैप्टर 13 में वापस हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड किससे फॉर्म होता है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? AgCN से आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा ही होगा क्योंकि इधर एक कार्बन रहता है, तो जो को प्रोडक्ट है वो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और इधर जो भी है वो सेकेंडरी एमीन प्राइमरी एमीन बनाएगी, यानी ये RNH2 बनेगा। ये प्राइमरी एमीन और ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। और अगर हम एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या करते हैं? अपचयन कराते हैं, 4H की प्रेजेंस में होता है, और क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन। ये हम ये देखिए, RNC अपचयन कराया, जितने कार्बन का अपचयन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन, और अगर क्या कराते हैं? ये सेकेंडरी एमीन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो अपचयन में हमेशा 4H यूज होता है, और अगर हमने इसका जल अपघटन कराया तो ये प्राइमरी एमीन और क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको रिएक्शंस आ सकती है कंप्लीट करने के लिए, और आ सकती हैं कि इसके को प्रोडक्ट क्या बनेंगे। फिर है एल्कोहल का निर्माण। अगला है एल्कोहल, यानी कि हम एल्कोहल का निर्माण भी हम एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं। कैसे करते हैं एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एल्कोहल को निर्माण करने के लिए हमको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? एक्वस। ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, एक्वस से होगी। मैं अलग से आपको समझा देती हूँ कि कोई भी एल्किल हैलाइड अगर हम एक्वस KOH, एक्वस NaOH या नम Ag2 कुछ भी ले सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। यानी कि X की जगह क्या आ जाता है? नाभिक्स नहीं, OH आ जाता है, और ये KX बन जाता है, जो भी आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में अगर लिखा हुआ आ गया C2H5 Cl लिखा है, Br लिखा है, कुछ भी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एक्वस NaOH, कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको क्या करना है? खुद को पहचानना, एक्वस लिखा हुआ, ध्यान रखना एल्कोहलिक होगा तो अलग रिएक्शन होगी, एक्वस लिखा होगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, यानी कि हमको नाभिक स्नेही को यहाँ लगाना है हैलाइड की जगह। क्या बन जाएगा? C2H5OH जो आप लोगे, और अगर आप Na लोगे तो NaCl, KOH लोगे तो KCl, जो भी आप लोगे वो को प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसकी रिएक्शन है। तो दूसरा है, तीसरा टॉपिक हो गया आपके एल्कोहल का निर्माण। फर्स्ट था एल्किल साइनाइड का निर्माण, सेकंड था एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, थर्ड है एल्कोहल का निर्माण। अब फिर हमने डिस्कस किया था एल्किल साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं। अब हम इसकी क्रियाशीलता, जो टर्शरी हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी एल्किल, तीन तरह के एल्किल हैलाइड हैं। अगर हमको एल्कोहल फॉर्म करना है
तो टर्शरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन दे देते हैं। यानी अगर हम टर्शरी हैलाइड लेंगे तो KOH, एक्वस KOH, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का क्रम अल्कोहल बनाने के लिए टर्शरी एल्किल हैलाइड का सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। फोर्थ हम पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। नाइट्राइट ये एक उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड हम 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे, लिगेंड्स किसे कहते हैं। अभी मैं आपको केवल इतना ही समझा रही हूँ। ये NO2 है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये अगर कोई कंपाउंड O से जुड़ता है तो नाइट्राइट फॉर्म होता है, और अगर यानी हम NO2 को हमने कैसे लिख दिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अगर कोई चीज़ क्या जुड़ती है, यहाँ पे कोई ग्रुप आके जुड़ गया, मेटल जुड़ गया, कुछ भी जुड़ गया, तो जो बनता है वो नाइट्राइट फॉर्म होता है। और अगर यहाँ पे N पे आके कोई चीज़ जुड़ता है मेटल, तो वो क्या बनता है, नाइट्रो बनता है। तो ये उभयदंतुक लिगेंड मतलब एक ही परमाणु क्या होता, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें दो दाता परमाणु है। दो दाता परमाणु का मतलब है नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो ये NO2 नाइट्राइट कब फॉर्म होगा और नाइट्रो एल्केन कब फॉर्म होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। कोई भी अगर एल्किल हैलाइड है, अगर उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, KNO2 से, KNO2 से, तो क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। और अगर हम AgNO2 लेंगे, ध्यान रखिएगा आप, दो रिएक्शन है। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से, जैसे हमने KCN लिया वैसे ही हम यहाँ पे KNO2, अगर हम KNO2 लेंगे तो क्या बनेगा, RONO बनेगा, यानी नाइट्राइट फॉर्म होगा। और अगर हम AgNO2 लेंगे तो क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। तो ये रिएक्शंस ध्यान रखना कि अगर हम पोटेशियम नाइट्राइट से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइट फॉर्म होता है, और अगर हम सिल्वर नाइट्राइट लेते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन फॉर्म होती है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आज अपना पार्ट 11 है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गन का अपन ने डिस्कशन किया है, मुख का, मुख गुहा का, है ना, कैविटी का, है ना, माउथ कैविटी, बकल कैविटी, नोस्ट्रेल, है ना, नासल कैविटी, इन सब का बारे में लगभग अध्ययन किया था। और प्रीवियस क्लास तक अपन ने ग्रेसनी के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या दिखा था, एक थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ मैं आपका। प्रीवियस क्लास में अपन ने ग्रेसनी या फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था ना, याद है क्या? आधी कॉपी खुल रही है। तो फेरिंग्स के बारे में अपन ने लास्ट क्लास तक अपन ने देख लिया था, और क्या बताया था, थोड़ा सा मेमोराइज करो अपनी, है ना, थोड़ा सा घुसो अपने दिमाग में और सोचो क्या क्या बताया था फेरिंग्स के बारे में, ग्रेसनी के बारे में। तो हमने 3 तरह की ग्रेसनी पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी, एक तो नासा ग्रेसनी, है ना, ये कौन सा नासा है, अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, नासा मतलब नाक। तो नासा ग्रेसनी, मुख ग्रेसनी और कंठ ग्रेसनी, इसके बारे में पढ़ा था ना। नासा मतलब नासोफेरिंग्स, माउथ फेरिंग्स, और कंठ ग्रेसनी मतलब लैरिंगोफेरिंग्स या लैरिंग्स फेरिंग्स, जो भी है ना, कंठ ग्रेसनी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था, और इन तीनों के बारे में क्या क्या बता दिया था मैंने, कि इसके अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, इसकी सारी अपन ने हिस्ट्री खगाल दी थी। इसके अंदर डीप पढ़ लिया था अपने सारा,
कि नासा ग्रसनी कहाँ खुलती है, मुख ग्रसनी कहाँ खुलती है, कंठ ग्रसनी कहाँ होती है, इन सब के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। तो लगभग ये अपना फेरिंग्स खत्म हो गया था। और उसके बाद में फेरिंग्स पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने एक बताया था आपको, इसके अंदर एक चीज़ जो पढ़ती है अपने को, टॉन्सिल। टॉन्सिल मतलब वलय। क्या पढ़ना था? वलय के बारे में, है ना। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स के वहाँ पे, है ना। वलय, टॉन्सिल्स कभी सुना हो, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, है ना। तो वो टॉन्सिल्स, पेशी, है ना, रगड़, ये सारी चीज़ें अपन को आज थोड़ी सी पढ़नी है। तो टॉन्सिल क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो टॉन्सिल्स के बारे में आज का क्लास अपना चलेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ग्रसनी हो चुकी है, अपन देखते हैं टॉन्सिल्स के बारे में, ठीक है। तो टॉन्सिल्स के बारे में देखेंगे अपन। टॉन्सिल्स, ठीक है। अभी टॉन्सिल्स क्या हैं? टॉन्सिल्स होते हैं वलय, ठीक है। ये वलय क्या होते हैं अभी मैं बता देता हूँ आपको। वलय क्या चीज़ है? वलय के लिए में वलय क्या होता है, इस चीज़ की खोज करी थी वाल्डेयर वलय ने। वाल्डेयर वलय, वलय मतलब होता है रिंग्स। क्या होते हैं? रिंग्स, ऐसा गले के अंदर, तो उसी को वलय कहते हैं। और ये वाल्डेयर वलय नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस वलय के बारे में बताया, इसलिए इसको कहते हैं वलय, ठीक है। टॉन्सिल्स। अभी टॉन्सिल्स होते क्या हैं, देखो होते क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो पहली चीज़, ग्रसनी की पृष्ठ सतह पर। कहाँ पे? ग्रसनी की पृष्ठ सतह पर। पृष्ठ लिखो या पश्च सतह लिख दो, पश्च सतह पर। पश्च मतलब पोस्टीरियर रीजन में। देखो ये चीज़ लिखने की है ना, उतारते रहने की। इसमें क्या है, समझा तो मैं रहा हूँ लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, भूल जल्दी जाता है ना कि क्या उसमें बताया था, क्या उसमें बताया था। तो भूलने वाली चीज़ें हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखनी है। तो ग्रसनी की पश्च सतह पर ये वलय पाए जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है, लसिकांग हैं। क्या है? लसिकांग। लसिकांग आपको जहाँ बता दिया था मैंने, रुधिर, लसिकांग, ऐसी बातें अपन ने करी थी जब जीवा पढ़ी थी, जब बकल कैविटी पढ़ी थी, है ना। सतह आए थे अलग अलग, तो इनके अंदर ये लसिकांग आ गए थे। तो ये क्या है, एक तरह के लसिकांग हैं। और ये एक प्रकार के लसिकांग हैं। क्या हैं? लसिकांग हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के हैं तथा संख्या में 6 है। इसके प्रकार कितने? 4 और संख्या कितनी है? 6, ठीक है। तो ये 6 कौन कौन से हैं और प्रकार कौन कौन से हैं? देखो मैं लिख लेता हूँ। 4 प्रकार कौन से हैं? 4 प्रकार लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रकार। फर्स्ट तो है लिंगुअल। क्या है? लिंगुअल। क्या है? लिंगुअल टॉन्सिल। इसकी संख्या कितनी है? 1। आगे संख्या भी लिख रहा हूँ। दूसरा, लिंगुअल के बाद कौन कौन से हैं? दूसरा है पैलेटाइन। इसकी संख्या है 2। तीसरा जो प्रकार है वो अपना है ट्यूबल। इसकी संख्या भी 2। और चौथा जो है फेरेंजियल, इसकी संख्या है 1। कितनी है? 1। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसको, फेरेंजियल। क्या है? फेरेंजियल। फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। इसकी संख्या है 1। तो ये कितने हैं टोटल? 6 हो गए। 1 2 3 2 5 और 1 6। तो संख्या में तो 6 टॉन्सिल हो गए और प्रकार में 4 हो गए।
4 प्रकार कौन कौन से हैं फिर से रिपीट करते हैं अपन। एक तो लिंगुअल जिसकी संख्या है 1, एक है पेलेंटाइन जिसकी संख्या है 2, तीसरा है ट्यूबल जिसकी संख्या है 2 और चौथा कौन सा है फेरेंजियल जिसकी संख्या है 1। ऐसे करके 4 तो इसके प्रकार हैं और 6 इसकी संख्या है। तो ये क्या थे, टॉन्सिल थे और वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब इस वलय के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं मैं बताता दूंगा आपको इसको बना के। ये आपका जब से आंतरिक सतह पर जो पाया था ये आपका क्या है लिंगुअल, ठीक है। फिर उसके ऊपर दोनों साइड में इधर अदर सतह पर इस तरह से ये आपके कौन सा लिखा था पेलेंटाइन, ठीक है। इधर भी ठीक है, उसके ऊपर भी ये 2 प्रकार के दोनों तरफ। ये कौन से थे ट्यूबल और लास्ट ऊपर की तरफ इस तरह से ये था आपके फेरेंजियल। तो इसकी संख्या 1, ये भी 2, ये भी 2 और ये 1, तो टोटल हो गए 6। इस प्रकार से ये वलय बना हुआ था और इसकी खोज की थी वाल्टेयर वलय ने। तो इसका नाम वलय रख दिया जिसे हिंदी में वलय कहते हैं और इंग्लिश में टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉन्सिल थे जो आपके मूवमेंट कराने में भी हेल्प करते हैं। ये लसिकांग होते हैं जो आपके भक्षण का कार्य भी करते हैं। बाहर से कोई एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, जीवाणु जा रहा है, उसको भी ये भक्षण करके ख़त्म करते हैं। कुल मिला के ये एक तरह का एंटीबॉडी सिस्टम को अच्छा बनाए रखते हैं और एंटीजन के प्रति अपने को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करते हैं, ये टॉन्सिल्स। तो अपना ये टॉन्सिल का छोटा सा टॉपिक था, बीच में आ रहा था फेरिंग्स के बाद में, तो मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार का थोड़ा सा फेरिंग्स होता है, क्या है, ग्रसने की पच्च सतह पर पाए जाते हैं पोस्टीरियर रीजन में। ये एक प्रकार के लसिकांग होते हैं, ये 4 प्रकार के हैं तथा संख्या में 6 हैं और प्रकार भी लिख दिया और संख्या भी आपकी लिख दी और इस तरह से इसका डायग्राम भी बना दिया जो टॉन्सिल्स का है। और वाल्टेयर वलय नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बोलते हैं वलय स्ट्रक्चर या वलय संरचना, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया कौन सा, टॉन्सिल्स, जो किसके बाद आ रहा था, फेरिंग्स के बाद, ठीक है। तो क्या हो गया अपना, एक तो फेरिंग्स खत्म, टॉन्सिल खत्म। अब अपन पढ़ते हैं पाचन तंत्र का ऐसा भाग जो आपके बक्कल कैविटी को आपके एब्डोमेन कैविटी से कनेक्ट करता है और उस भाग का नाम है, क्या नाम है, उस भाग का नाम है सबसे महत्वपूर्ण भाग भी कह सकते हैं ग्रसिका। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं आज अपन, ग्रसिका, इसोफेगस, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रसिका के बारे में। जैसे मैं चित्र बना दूं आपका ग्रसिका का, इस तरह से यहाँ से आपके यूं करके ये लीवर कनेक्ट होगा ना, सबसे बड़ा क्या है ये ग्रंथि। तो ये इस तरह से ये वाला भाग, ये क्या है, इसोफेगस के 2 सिरे होंगे। अपन अभी पूरी तरह से इस ग्रसिका का अध्ययन करेंगे। ग्रसिका के साथ में जुड़ा हुआ ये आपका आमाशय, कौन सा भाग है, आमाशय, आमाशय या आमाशय, ठीक है। एब्डोमेन के लिए कह लो, ये स्टोमक कह लो, स्टोमक या आमाशय, ठीक है। इसके भी 4 भाग पढ़ेंगे अपन। एक भाग तो कैसा होता है, इस तरह से, एक भाग इस तरह से, दूसरा भाग ऐसे और एक भाग यूँ। इसके भी 4 भाग पढ़ेंगे ना, फंडस, कार्डियक, काय और
पाइलोरिक, इसके भी भाग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन आज ग्रसिका के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है ग्रसिका, है ना। इसके भी अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। इसके 3 भाग हैं, 1/3 भाग, मिडल में भी 1/3 पार्ट और लास्ट में भी 1/3 पार्ट। तो इसके अंदर भी अलग अलग तरह की पेशियाँ पाई जाती, चिकनी पेशियाँ, रेखित पेशियाँ, कार्डियक पेशियाँ, है ना, कंकाली पेशियाँ। तो अलग अलग पेशियाँ होंगी, उन पेशियों के आधार पर इसको पढ़ना है। ऊपरी भाग तो किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, फेरिंग्स, तो ग्रसनी से अटैक हो जाएगा। और जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, इसका निगल द्वार, गुलेट, ये अग्रशिरा जिसको बोलते हैं निगल द्वार, और इंग्लिश में बोलते हैं गुलेट, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका पश्च शिरा, एक अग्रशिरा दूसरा पश्च शिरा। और पश्च शिरा किससे कनेक्ट होगा, ये आमाशय की कौन सा भाग है, कार्डियक भाग, आमाशय के कार्डियक भाग से ईसोफेगस का पश्च शिरा जुड़ा रहेगा। ये पूरी ईसोफेगस है। और इसकी लंबाई देखने जाएंगे तो लंबाई होगी लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। कैसे होगी कि फेरिंग्स से लगाकर, गुलेट से लगाकर, ये आपके गले से होती हुई वक्स गुहा के बीच में से होती हुई, है ना, जो आपका कार्डियक भाग है, इधर हार्ट है ना, तो यहाँ से ये पूरा वक्स भाग कहलाता है ना, तो बीच में से नली जा रही है और कहाँ तक जा रही है, आपके एब्डोमेन कैविटी की तक जा रही है ना, कार्डियक भाग तक, आमाशय के कार्डियक भाग तक जा रही है ना, हृदय पेशियाँ जहाँ जुड़ी हुई है वहाँ तक जा रही है। तो ये पूरा आपका क्या है, ग्रसिका का भाग है ना। ग्रसिका क्या करती है और कैसे काम करती है, अभी सब अपन बिंदु वाइज लिखेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो हैं इसके अपन लिखते रहते हैं। और कैसे ये, जैसे इसके अंदर भोजन गया, यहाँ से मान लो आपने ग्रसनी ऊपर थी, ग्रसनी, यहाँ से भोजन गया तो भोजन जो था, फूड मटेरियल जो था वो ऐसे जाता है ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए इसके अंदर, क्योंकि हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर लार मिला दी, टाइलिन एंजाइम हो गया, माइलेज एंजाइम हो गया, ये सारे एंजाइम इसमें मिल गया। मुख्य गुहा में पढ़े थे अपन एंजाइम अलग अलग, तो वो हो गए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है ना, लस लसी सा भोजन बन गया। अब ये यहाँ से होता हुआ आपके आमाशय में एंटर करेगा, है ना। तो यहाँ एक गति होती है, इस गति को बोलते क्या, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति, है ना। कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति। अभी इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे हैं कौन सी गति लिख दी, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, क्या लिखेंगे, पढ़ रखा 10वीं में आया है ना, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गति। ये हृदय पेशियाँ जिसको कार्डियक पेशियाँ बोलते हैं ना, है ना, ये पश्च शिरा है, डोर्सल पार्ट, इसका अंदरूनी पार्ट, और ये अग्रशिरा, फ्रंट शिरा है ना, पहले वाला भाग, फ्रंट साइड। तो ये फ्रंट साइड हो गई, ये इंटीरियर साइड हो गई। तो ये मैंने चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाया कि आपकी ग्रसिका है और ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसमें पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, इसमें 3 तरह की पेशियाँ होती हैं, है ना। और ये आमाशय से जुड़ा हुआ शिरा है, इसके अंदर क्या है, 4 तरह के भाग होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको, जनरल चीज़ें मैंने इस ग्रसिका के बारे में बताई। इस पूरी ग्रसिका को अपन विस्तृत से अगली क्लास जब अपनी नेक्स्ट जब भी आती है उसमें अपन इस पूरी ग्रसिका को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यानी ईसोफेगस का अपन डीपली पार्ट अध्ययन करेंगे। ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। लास्ट जो क्लास में हमने लिया था प्रॉपर्टी नंबर 4 तक समझ लिया था। उसके बाद की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, 4 तक तो हमने पढ़ा था कि अगर ईच एलिमेंट को, 4 तक हमने पढ़ा था कि अगर ईच एलिमेंट डिटर्मिनेंट की किसी पर्टिकुलर रो में, एनी रो अगर 2 एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखी जा सकती है तो वो जो पूरा ओवरऑल डिटर्मिनेंट है उसको भी सम ऑफ 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है वो हमने देख ली थी। एट ए टाइम 1 रो या 1 कॉलम लेकर के चलेंगे, एक बार में एक ही रो को लेना है
और जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या कह रही है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, अगर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ, तो क्या डिटर्मिनेंट में कोई फर्क पड़ता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर रो में, एक रो में आपने k का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इसका मतलब तो जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो भी आपके पास k का मल्टीपल ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर है कोई डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पर किसी कांस्टेंट k का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मैट्रिसेस में तो क्या होता था कि अगर किसी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, लाइक यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा है, तो ये जो 2 है ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास मैट्रिक्स इस तरीके की बन के आती थी। लेकिन डिटर्मिनेंट्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो या तो किसी पर्टिकुलर रो में मतलब या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो रो एक ही होगी, सब में वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो k मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट, तो ये हम चाहे उसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वेदर इट इज़ रो 1, रो 2 और रो 3। तो यहाँ पर मैंने k का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ सिंगल रो में ये मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने लिया kb1 kb2 एंड kb3। इसी का अगर रिवर्स हम देखते हैं तो क्या होगा, सपोज ये इस तरीके का डिटर्मिनेंट आपके सामने है, हमने देखा कि यहाँ पर k का मल्टीपल इज अवेलेबल, हमने देखा कि सब में k आ रहा है, सारी रो में आ रहा है, तो अगर हम इसमें से k को कॉमन निकालना चाहते हैं तो ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स में k कॉमन आ रहा हो, नहीं, एक रो में आ रहा है सफिशिएंट है। तो इस रो में से जब हम k बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, k बाहर आ गया और अंदर वाली डिटर्मिनेंट्स जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। इस चीज़ को हम और समझे तो जैसे ये कोई हमारा डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं इसका आंसर p है, मान लिया मैंने। अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है ना, इसके अंदर मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, कर लो, कर लिया मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो इस रो 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 4 5 6, सारे के सारे वैसे के वैसे, बस यहाँ पर डिफरेंट आया। तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो कि p आ रहा था पहले, अब क्या आएगा वो आंसर 2p। तो अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नंबर एंटर हो रहा है, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नंबर एंटर हो रहा है, दैट मीन्स उसका इफेक्ट कहाँ होगा, उसके प्रोडक्ट पे, जो भी उसका आंसर आ रहा है वो, तो उसका जो आंसर होगा वो भी उस नंबर का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने की कि डिटर्मिनेंट में जब भी कोई नंबर उस डिटर्मिनेंट में एंटर होता है तो या तो वो किसी रो के साथ जाता है या फिर किसी कॉलम के साथ जाता है, लेकिन सिंगल रो और सिंगल कॉलम ही होता है, सारी रोज के साथ वो मल्टीप्लाई नहीं होता है या फिर डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ सिंगल रो और सिंगल कॉलम के साथ होता है। तो ये 2p हो गया। अब मेरा मन कहता नहीं, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3r1, ठीक है, कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 सेम रहा, यहाँ पर 3r2 करा मैंने, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 7 8 एंड 9। अब सिंस मैंने R2 के अंदर 3 का मल्टीपल किया, इसका मतलब जो पहले आंसर आ रहा था उसके अंदर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। नाउ द आंसर इज 6। अगेन अगर हम किसी का मल्टीप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर भी उतना मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो आंसर भी आपका मल्टीप्लाई बाय 2 ही आएगा जो पहले आ रहा था उसके कंपैरिजन में। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स। अब इसको ध्यान से समझना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज नहीं होती है बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। किसी भी रो के अंदर अगर तो ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, कांस्टेंट मल्टीपल
ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। तो कहने का मतलब ऐसा है, कोई भी रो चूज कर ली, कोई भी कॉलम चूज कर लिया, ये ले लिया मैंने ABC FGHI, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है हमारा। अब यहाँ पर जैसे मैंने किया, ये जो कॉलम है अगर तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, जैसे ये मान ले कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो अगर मैं कॉलम नंबर 1 में इस कॉलम 3 को ऐड कर देती हूँ और उसको लिख देती हूँ कॉलम 1 की जगह पर ही, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे तो कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ओवरऑल डिटर्मिनेंट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब एट द एंड जब भी आपके सामने कोई डिटर्मिनेंट आता है, वेदर यू डू द एक्सपांशन या फिर ये प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, तो ये इट्स लाइक ऑपरेशंस इन द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ सी, जैसे कौन से ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने अगर कभी C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 इसकी जगह पर इन तीनों का सम लिख दिया, इट्स ओके, उसका आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरीके से C1 की जगह पर लिख दिया, तो जिसके प्लेस पर लिख रहे हो वो आगे या पीछे कैसे भी लगा दिया, जिसके प्लेस पर लिखे हो वहाँ से एरो निकलेगा, एट द एंड C1 की जगह पर क्या C1 प्लस C2 3, C1 की जगह पर C1 माइनस C3, कोई चेंज नहीं आएगा। R1 की जगह पर R2 प्लस R3, तो इस टाइप के ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, ये कहने का मतलब क्या है, इफ़ द डिटर्मिनेंट इज लाइक दिस, A1 A2 A3 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, del 1 जो नया डिटर्मिनेंट हमने बनाया आफ्टर एन ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन किया हमने, A1 के अंदर ऐड कर दिया मल्टीपल ऑफ थर्ड कॉलम का एलिमेंट के मल्टीप्लाई विथ ये, उसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, C1 की जगह पर कुछ नया लिखा, क्या लिखा, C1 प्लस K को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम 3 से, तो K मल्टीप्लाई बाय C3, तो एट द एंड अपने पास इस तरीके का आया A1 B2 ऐसा। अब डेल इज इक्वल टू डेल 1, तो चाहे आपने ऐसा किया, बोथ द आंसर वुड बी द सेम, डेल इज इक्वल टू डेल 1। नाउ अब इसी से रिलेटेड कुछ है जो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब ये तो आपको पता है रोज एंड कॉलम्स में ऑपरेशन लगाने, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो आपका मर्जी करे वो ऑपरेशन लगा सकते, लेकिन ये चीज़ आप कभी भी नहीं कर सकते। R1 डोंट्स, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, R1 की जगह पर आपने लिख दिया R1, मतलब आप रोज को तो प्लस करके उसमें लिख सकते हैं, जैसे R1 की जगह पर आपने लिख दिया R2 को, या फिर R1 की जगह पर लिख दिया R2 प्लस R3 को, रोज को आपस में प्लस करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई नंबर उसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ कोई दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि हमने रो 1 में +1 कर दिया, नहीं जी, आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं कर सकते। नाउ द सेकंड चीज़, दो रोज को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया कि हमने C1 की जगह पर लिख दिया C1 इंटू C2, नहीं, गलत हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते। सम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है, बट दिस थिंग नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो अलाउ नहीं है। फिर RI बाय RJ, दो रोज का डिवाइडेशन कर दिया, ये चीज़ भी नहीं हो सकती। फोर्थ चीज़ ये, जैसे आपने कर दिया कि रो का ऑपरेशन चल रहा है, R1 की जगह पर हम लिख रहे हैं R1 प्लस 3C1, मतलब कॉलम को भी हमने साथ में ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऑपरेशन लगाया है R1 का, रो की जगह आप लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो भी पूरा रो में ही होना चाहिए, या फिर अदरवाइज यहाँ कॉलम है तो इसका ऑपरेशन भी कॉलम में ही होना चाहिए। सेम क्वेश्चन में आप रो और कॉलम, जो चीज़ आपको करनी है, यूज रोज एंड कॉलम इन द सेम क्वेश्चन। आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके अंदर रो और कॉलम दोनों ही यूज कर सकते हैं सेम क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन चल रहा है, कहीं पर रो के ऑपरेशन लगा दिए, कहीं पर कॉलम के ऑपरेशन लगे, लेकिन इन द सेम स्टेप, एक पर्टिकुलर जो स्टेप आपकी चल रही है उसके अंदर रो भी और कॉलम भी है, तो ये जो चीज़ है ये गलत हो जाएगी, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इसमें बस इतना बताया कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अपन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर रो चूज कर ली, फर्स्ट रो A11, तो A11 मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर प्लस A12 मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर प्लस A13 मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब सब समझते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेंट। बट अगर मैं
F11 तो मैंने लिया ही है, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो मैंने A11 लिया है वो ना लेकर के कोफैक्टर सेम रखे मैंने, फर्स्ट रो की कोफैक्टर, लेकिन जो एलिमेंट्स लिए मैंने, अब रो मैंने चूज कर ली सेकंड रो। अगर मैं इस A11, A12, A13 को रिप्लेस कर देते A21, A22, A23 से, फर्स्ट रो से सेकंड रो में आ गई, लेकिन कोफैक्टर्स को वही रखा, तो उस कंडीशन में जैसे ये A21, A22, A23 सेकंड रो के एलिमेंट्स आ गए और कोफैक्टर्स हमने फर्स्ट रो के ही रखे, तो उस टाइम पे ये जो पूरा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका 0। सेम एज आपने सेकेंड रो ना लेकर के थर्ड रो ले ली है और कोफैक्टर्स जो है आपने लिए हैं फर्स्ट रो के, तो ये पूरा जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, बहुत ईजी सी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एलिमेंट में, किसी रो में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में, किसी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम में ऑल द एलिमेंट्स आर 0, सारे एलिमेंट्स 0 है, तो वो जो ओवरऑल पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0 है। अंडरस्टूड है? ये 0 0 है। अगर मैं यही रो से एक्सपांशन करूँ तो 0 के लिए ले लेंगे 0 मल्टीप्लाई विद कुछ भी करो 0 ही आना है, ये 0 मल्टीप्लाई विद 0, तो ओवरऑल आंसर इज 0 इफ एनी रो और एनी कॉलम कंटेंट्स ऑल द एलिमेंट 0। अगर किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल of a determinant is 0, then the value of the determinant is the product of principal of diagonal। ये नहीं भी पता होता तो भी आप कर लेते हैं, बट स्टिल इट्स अ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, फर्स्ट थिंग ये तो आपको पता है, I इज इक्वल टू जो व्हेनेवर कोई भी एलिमेंट का जो प्लेस होता है हम लिखते हैं A11, A12, A13, बट वहाँ पर अगर I इज इक्वल टू J लाइक A11, A22, A33, A44, ये सारे जो एक साथ अगर हम इनको देखते हैं तो इट्स लाइक अ डायगोनल, उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के वन साइड, हाँ उसके वन साइड में, अब प्रिंसिपल डायगोनल के 2 साइड से, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, तो किसी भी एक साइड में अगर एलिमेंट 0 है तो उसका आंसर जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ दैट डायगोनल आता है। तो इसका आंसर जब आप करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 ही आएगा। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर भी आप एक्सपांशन इसका देखते हैं तो क्या आता है, ये अगर सपोज इसको चूज किया तो ये 0 0 वालों का तो 0 ही रहना है। अब इसको जब आप देखोगे ये हट गया, ये हट गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 0, तो आंसर भी 6 ही आएगा दोनों कंडीशन में। या फिर ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता 1 2 3 0 0 0 4 5 6, तो उस कंडीशन में भी जो आंसर होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है। ये जो चीज़ आपको इसमें बता रखी है, ये ऑर्डर 2 का है ABC, इसका जो आंसर है वो अगर हम डायरेक्टली कर दे तो AC माइनस 0, तो मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एक साइड में 0 है तो आंसर जो होगा वो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। सेम एज इसके एक साइड में 0 है तो इसका आंसर AXL आएगा। जैसे आप एक्सपेंशन के बाद देखते हो, सेम एक साइड में 0 है प्रिंसिपल डायगोनल के, तो आंसर जो होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो लास्ट जो 10th प्रॉपर्टी है आपकी, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट अगर कोई पॉलिनोमियल आपको x की फॉर्म में दे रखा है, जैसे इसको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, लैंग्वेज आपकी बुक में दे रखी है 1x x स्क्वायर 1a स्क्वायर एंड 1b b स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन है x इक्वल टू a पर एंड x इक्वल टू b पर, दोनों पर ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब बोथ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो उस टाइम पे x माइनस a एंड x माइनस b वुड बी द फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका जो भी एक्सपांशन आएगा उसमें x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी तो होगा ही, हो सकता है इसके साथ में मल्टीप्लाई में और भी कुछ हो। अब ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। इसके बाद जो भी है आपका, जहाँ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं करवा लूँगी। और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।